इस वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्निज्म को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा आ सके इसको लेकर। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ मेन कंसेप्ट्स हैं और थ्योरीज हैं, हम उनको देखेंगे और हम ये देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म इंटरनेशनल रिलेशंस फेयर को कैसे देखता है, स्टेट का रोल कैसे देखता है, स्टेट के द्वारा बनाई गई फॉरेन पॉलिसी को कैसे स्टडी करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की बेसिक अजम्पशन क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म स्लैश पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये दोनों एक ही टर्म मानी जाती है। ये आईआर का पार्ट बनता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का पार्ट बनता है 1980s में। पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे रियलिज्म हाई पॉलिटिक्स पे फोकस करता है, बिल्कुल उसी तरह ये भी हाई पॉलिटिक्स पे फोकस करता है। ये वार, सिक्योरिटी और मिलिट्री जैसे इश्यूज़ को लेकर ज़्यादा फोकस्ड है। ये स्टेट को लेकर भी फोकस करता है। ये स्टेट को लेकर ये समझने की कोशिश करता है कि स्टेट के द्वारा क्रिएट किए गए जो थ्रेट्स है, जो एनिमीज़ है, उनके रोल को भी जे समझने की कोशिश करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म अगर देखा जाए तो दो एस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, या हम कह सकते हैं कि दो एस्पेक्ट को क्रिटिकली देखता है। पहला ये एस्पेक्ट को कि स्टेट कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करती है, कैसे कंडक्ट करती है इंटरनेशनल रिलेशन में। और दूसरी चीज़ ये देखता है जो आईआर की थ्योरीज है वो हमें क्या बताती है कि स्टेट क्या है, क्या रोल प्ले करती है, उसको भी क्रिटिकली ये पोस्ट मॉडर्निज्म देखता है। तो आईआर की जो मेन थ्योरी जिसे रियलिज्म कहते हैं, ये उनके व्यू पॉइंट के साथ डिसएग्री करता है कि स्टेट जो है एक सेल्फ हेल्प यूनिट है, मतलब खुद पे डिपेंड है, उनको बचाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी नहीं है, उनको अपनी मदद जो है खुद करनी पड़ेगी, तभी उन्हें सेल्फ हेल्प यूनिट्स कहते हैं। लेकिन रियलिज्म जो स्टेट का हमें रोल बताता है या स्टेट की हमें डेफिनेशन देता है, उससे हमें ये लगता है कि स्टेट जो है वो थ्रू आउट द हिस्ट्री सेम रहती है। पोस्ट मॉडर्निज्म इसी जो रियलिज्म का व्यू पॉइंट है उसके साथ डिसएग्री करते हैं कि स्टेट हमेशा सेम नहीं रही है, स्टेट का रोल चेंज होता आ रहा है, इसलिए जो स्टेट की डेफिनेशन है वो हर बार चेंज होती आ रही है, हमें उस पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। ये रियलिज्म के साथ डिसएग्री करते हैं और ये कहते हैं कि रियलिज्म जैसे मानता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अनार्की एग्जिस्ट करती है, लॉलेसनेस की स्टेट एग्जिस्ट करती है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए स्टेट में जो वार या कन्फ्लिक्ट है वो चलते रहेंगे। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म वाले कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अनार्की है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरली है, क्रिएटेड है, उसके साथ कुछ किया नहीं जा सकता। वो कहते हैं स्टेट इस सिस्टम को, अनार्की के सिस्टम को रिप्रोड्यूस कर रही है, खुद क्रिएट कर रही है और बार बार इसको रिप्रोड्यूस कर रही है। तो अनार्की अगर रिप्रोड्यूस की जा रही है तो इसके साथ हम कुछ कर भी सकते हैं। रियलिज्म जैसे कहते हैं कि अनार्की को हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म एक विश्वास दिलाते हैं कि इस अनार्की जिसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको ख़त्म करने के लिए भी फिर कुछ किया जा सकता है। पोस्ट मॉडर्निज्म इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर है, सीरियस है कि जो पॉलिसीज़ हैं स्टेट की, जहाँ कोई थ्योरीज होती है आईआर की, वो कौन सी बातों को एक्सक्लूड करती है, किन इश्यूज़ या किन इवेंट्स को मार्जिनलाइज कर देती है, किन पे वो फोकस नहीं करती है। पोस्ट मॉडर्निज्म इन चीज़ों पर भी ध्यान दिलाता है। हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट हैं उनके कुछ नाम जो आईआर में आते हैं वो है रिचर्ड एशले, डेविड कैम्पबेल, जेम्स दर्देरियन और इत्यादि, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ मेन कंसेप्ट समझेंगे जिससे हमें पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला कंसेप्ट आता है डिस्कोर्स का। मिशेल फुको ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था, जिसमें वो कहते हैं कि हम अपने दुनिया को, अपने जो वर्ल्ड है उसको समझते हैं लैंग्वेज के जरिए। लैंग्वेज के बिना हम अपनी दुनिया को नहीं समझ सकते। लैंग्वेज एक ऐसा सोशल टूल है जिससे जो है हम अपने थॉट्स जो है दूसरों को समझा पाते हैं। ठीक है, हम जो भी सोचते समझते हैं, हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है हमारे आज के वर्ल्ड की, रियलिटी की, वो लैंग्वेज से बिल्ड होती है, इसलिए लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्कोर्स वर्ड यूज़ करते हैं। डिस्कोर्स वर्ड में वो ये समझाना चाहते हैं कि डिस्कोर्स एक ऐसा लिंग्विस्टिक सिस्टम है, यानी लैंग्वेज को बनाया हुआ ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ स्टेटमेंट और कंसेप्ट को ऑर्डर में रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ कंसेप्ट्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, कुछ स्टेटमेंट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और कुछ स्टेटमेंट और कंसेप्ट को वैल्यू कम दी जाती है। एक हायरार्किकल ऑर्डर बिल्ड किया जाता है इन कंसेप्ट्स और स्टेटमेंट का। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे आगे चलकर। तो वो ये भी कहते हैं कि हम जो रोज़मर्रा की लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं, खास करके स्टेट के पॉलिटिकल एक्टर जब कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं होते, उनकी कोई ना कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं।
यानी उसने कुछ ना कुछ जो है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वर्ड को बहुत सावधानी से बरता जाता है। इसकी एग्जांपल ले लीजिए, मान लो सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लोग अगर उसे जीनोसाइड कहेंगे तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पर प्रेशर पड़ेगा कि हाँ, स्टेट को मिलकर कुछ सूडान में करना चाहिए, वहाँ पर लोगों की जेनोसाइड हो रही है। जेनोसाइड का मतलब होता है कि किसी एक कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस को ही आप ख़त्म कर देना चाहते हो। आप कुछ चंद लोगों को नहीं मारना चाहते, उस कम्युनिटी के अस्तित्व को ही ख़त्म करना चाहते हो, वो जेनोसाइड होती है। जैसे हिटलर ने कोशिश की थी यूएस के साथ जर्मनी में। अब जेनोसाइड वर्ड यूज़ किया जा रहा है, और अगर इसके कंपैरिजन में हम कहें कि सूडान में जो है लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्राइबल वेलफेयर है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पर, दूसरी कंट्रीज़ पर क्या प्रेशर पड़ेगा? बहुत कम प्रेशर पड़ेगा। तो यही लैंग्वेज एक टूल बनता है जिसकी कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होती है। यही समझाना चाहते हैं फूको कि स्टेट के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, हमें उस लैंग्वेज को समझना होगा, पकड़ना होगा, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन को सही ढंग से समझना चाहते हैं। जैसे सूडान की एग्जांपल में हम समझ रहे हैं कि जिनोसाइड वर्ड कितना भारी है और कितना प्रेशर देता है दूसरी स्टेट्स पर, और ट्राइबल वेलफेयर कितना एक लो वर्ड है, एक कम भारी वर्ड है जो प्रेशर नहीं डालता दूसरी स्टेट पर कुछ एक्शन लेने के लिए। तो ये जो लैंग्वेज का खेल है, जिसको वो डिस्कोर्स कहते हैं, उसको समझना होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है डीकंस्ट्रक्शन का। डीकंस्ट्रक्शन एक अप्रोच है जिसमें हम जो टेक्स्ट लिखा गया है, उस टेक्स्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। जैकस दरीदा, इंपॉर्टेंट फ्रेंच फिलोसफर, जिन्होंने ये डेवलप किया था कंसेप्ट डीकंस्ट्रक्शन का, ये हमें ये बताना चाहते हैं कि लैंग्वेज में डाइकोटमीज होती हैं, जैसे डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, मॉडर्न, प्री मॉडर्न, सिविलाइज्ड या बारबरिक। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज के कंसेप्ट होते हैं, उस कंसेप्ट का एक ऑपोजिशन कंसेप्ट भी होता है, एक ऑपोजिट कंसेप्ट भी होता है। लेकिन ये कहते हैं कि ये डाइकोटमीज न्यूट्रल नहीं है। डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड ऐसे नहीं देखना चाहिए कि डेवलप का ऑपोजिट अंडर डेवलप्ड है। रैदर इसमें एक टर्म सुपीरियर होगी और दूसरी जो होगी वो इन्फीरियर होगी। फॉर एग्जांपल, इसमें आपको समझ आ रहा है, जो डेवलप्ड है वर्ल्ड है वो सुपीरियर है अंडर डेवलप से, जो मॉडर्न कंट्री है वो सुपीरियर है प्री मॉडर्न कंट्री से, जो सिविलाइज्ड कंट्री है वो सुपीरियर है बारबरिक कंट्री से। सो ये डीकंस्ट्रक्शन हमें ये डाइकोटमीज के बारे में बताता है, और ये बताता है कि कंट्रीज़ जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ डील करती है जब इस कंसेप्ट का यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन कंट्रीज़ अगर दूसरी कंट्रीज़ को अंडर डेवलप करती है, प्री मॉडर्न कहती है, जहाँ फिर उन्हें बारबरिक कहती है, तो इसका मतलब है उन्हें वो इन्फीरियर बता रही है। तो ये जो कंसेप्ट्स डेवलप किए जाते हैं, जिसमें डाइकोटमीज डेवलप की जाती है, जिसमें कुछ कंसेप्ट्स को इन्फीरियर बताया जाता है और कुछ कंसेप्ट को ऊपर रखा जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान में हमें देने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब जब किसी कंट्री को डिफ़ाइन किया जाता है, जब उस कंट्री के लोगों को डिफ़ाइन किया जाता है, उसकी गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है, तो वो कोई ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन नहीं होती, वो सचमुच में वैसे नहीं होते। एक्चुअली कुछ ऐसे कंसेप्ट मढ़े जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड की जाती है। जो कंट्रीज़ सिविलाइज्ड नहीं है वो बारबरिक होंगी, जो कंट्री मॉडर्न नहीं है वो प्री मॉडर्न है, वो सही नहीं है। सो इस तरह से डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है। यानी जो टेक्स्ट कहा जा रहा है उसके पीछे का मीनिंग क्या है, उसमें उसको कितनी वैल्यू दी जा रही है, उस कंसेप्ट को सुपीरियर रखा जा रहा है या फिर उस कंसेप्ट को इन्फीरियर रखा जा रहा है। ये जैकस दरीदा डीकंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट के माध्यम से समझाना चाहते हैं हमें। एक और मेन कंसेप्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म का, उसे जीनियोलॉजी कहते हैं। ये भी डेवलप किया था मिशेल फूको के द्वारा। जीनियोलॉजी का लिटरली मीनिंग यही होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट, कि आज के प्रेजेंट की हिस्ट्री क्या है, मतलब जो भी आज घटनाएं हो रही है इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि पहले कौन से इवेंट जो है इसके साथ कनेक्ट करते थे। तो ये मोटे तौर पर दो क्वेश्चन पूछता है कि आज जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस चल रही है, ठीक है, इसकी अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके डिस्कोर्सेस क्या है। मतलब जो आज जो प्रैक्टिस चल रही है, इसने ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको मार्जिनलाइज कर दिया है, एक किनारे कर दिया है, जहाँ फिर जिन्हें भुला ही दिया है, फॉरगॉटन कर दिया है। तो उन आज के जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस है उसको समझने की ज़रूरत है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर क्लाइमेट चेंज की जीनियोलॉजी समझनी है तो हमें ये समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज कैसे शुरू हुआ।
हमें ये समझना होगा कि जो कोपेनहेगन का समिट हुआ या और एनवायरनमेंट को लेकर या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर जो जो समिट हुए, उस समिट में किसको बोलने दिया जा रहा था, उस समिट में किसके डिसीजन माने जा रहे थे। ठीक है, डिसीजन लेने की पावर एक्चुअली किन कंट्रीज़ के पास थी और किन कंट्रीज़ को मार्जिनलाइज ही कर दिया गया, किन कंट्रीज़ के इश्यूज़ को वहाँ पर भुला ही दिया गया। तो ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरी है जेनियोलॉजी के कंसेप्ट के थ्रू। ठीक है, और इसी से हम समझ सकते हैं कि ये जो क्लाइमेट वर्ड बिल्ड किया जा रहा है या ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, इसमें कौन से इश्यूज डोमिनेट कर रहे हैं, किन कंट्रीज़ के इशू डोमिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, क्या उनके इश्यूज़ को देखा जा रहा है, या फिर सीधे ही ये डिसीज़न ले लिया जाता है कि अब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है या फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, ये जो हम कोल की यूज़ कर रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाएगा। जो क्लीन बैन की बात की जा रही है इसमें, तो इसमें क्या होगा, जो कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड है वो तो डेवलप है, उनके पास पैसा भी है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, वो सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, बहुत महंगी एनर्जी है वो कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, वो क्या करेंगी अगर ये जो चीप सोर्स है एनर्जी के जैसे कोल, उनको बंद कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बहुत हो रही है, धरती का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो उन कंट्री की वॉइस कौन सुनेगा। तो ये जेनियोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट, कि आज के टाइम को हम कैसे समझते हैं, इसके साथ हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या से कनेक्टेड है, किन कंट्रीज़ या किन लीडर्स के पास पावर है बोलने की, डिसीजन लेने की, कौन से इश्यूज़ को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, किन कंट्रीज़ की आवाज़ दबाई जा रही है, किन कंट्रीज़ के इशू नहीं उठाए जा रहे हैं, वो इस कंसेप्ट के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म का इंटरटेक्चुअलिटी। इस कंसेप्ट को जूलिया क्रिस्तेवा ने डेवलप किया है। इस कंसेप्ट में बेसिकली हमें यही बताना चाहते हैं कि सारी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो एक कुछ नहीं टेक्स्ट से ही बनी हुई है। मतलब हम पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो खेल है उसमें टेक्स्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें टेक्स्ट को देखना होगा। टेक्स्ट जो है वो इंटर टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है जो भी कोई टेक्स्ट आज एग्जिस्ट कर रहा है वो किसी ना किसी पुराने टेक्स्ट के साथ रिलेट कर रहा है या उसकी बात ही कर रहा होता है। सो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स टेक्स्ट से साथ कनेक्टेड है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन में या यूनाइटेड नेशन में कुछ डिक्लेरेशन होती है, और ये जो डिक्लेरेशन की जा रही है या कुछ स्टेटमेंट की जा रही है मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, ये प्रीवियसली एग्जिस्ट करती थी। उन्हीं डिक्लेरेशन को या उन्हीं टेक्स्ट को रिपीट किया जाता है। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस जैसे आइडिया को रिपीट किया जाता है। सो कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट को मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा रिपीट किया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये टेक्स्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको साइलेंस रखा जाता है, जहाँ जिन्हें फिर टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जाता है, उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल, नेटो के अगर हम डॉक्यूमेंट्स देखें कोल्ड वार में, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अपने एनिमी की बात करते वक्त, किसी थ्रेट की बात करते वक्त वो सोवियत यूनियन का मेंशन करे। वो सोवियत यूनियन का मेंशन करना ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें वो ज़रूरत नहीं लगती। शायद वो टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, जहाँ फिर वो अकॉर्डिंग टू जूलिया क्रिस्तेवा वो डेंजरस समझते हैं कि हमें सोवियत यूनियन का नाम जो है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं करना है। तो इस तरह से हम इंटरटेक्चुअलिटी का रोल देखते हैं, टेक्स्ट का रोल देखते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या है, कौन से वर्ड बोले जा रहे हैं, कौन से नहीं बोले जा रहे हैं, किन को मेंशन किया जा रहा है, किन को बुलाया जा रहा है, किन को टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जा रहा है या किन को साइलेंस किया जा रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो अब हम आते हैं कि स्टेट सोवरेनिटी पर, या स्टेट के इशू को, सोवरेनिटी के इशू को पोस्ट मॉडर्निज्म कैसे समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन वो यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं इनसाइड आउटसाइड डिस्टिंक्शन। पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर हम स्टेट की बात करें तो रियलिज्म की तरह मानते हैं कि स्टेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट। लेकिन वो रियलिज्म की तरह ये एग्री नहीं करते कि स्टेट टाइम एंड स्पेस अक्रॉस सेम रहती है। हर वक्त जब से स्टेट क्रिएट हुई है अब तक के टाइम पर सेम रही है और सेम रोल प्ले कर रही है। ये आर्ग्यूमेंट के साथ वो डिसएग्री करते हैं जो रियलिज्म ने दिया था। आर.बी.जी. वाकर जो है एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है, हमें स्टेट सोवरेनिटी को देखने का एक और नज़रिया देते हैं, जो वो ये बताते हैं कि स्टेट सोवरेनिटी का मतलब ये है
कि स्टेट के इनसाइड क्या है और आउटसाइड क्या है। इसने पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया है, स्टेट का अंदरला वर्ल्ड, ठीक है, और स्टेट के बाहरली वर्ल्ड। तो इसको हम समझेंगे तो हम सॉवरेनिटी को समझेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टेट के अंदर क्या है, हमें ये बताया जाता है सॉवरेनिटी के कंसेप्ट के ज़रिए कि स्टेट के अंदर एक ऑर्डर है, लोगों का ट्रस्ट है अपने कंट्री पर, अपने गवर्नमेंट पर, लॉयल्टी है अपनी कंट्री को लेकर, और उस कंट्री में प्रोग्रेस है स्टेट के अंदर। और आउटसाइड जब हम बात करें, स्टेट के बाहर एक कन्फ्लिक्ट है, एक सस्पिशन है, एक डर है, एक दूसरे पर शक की निगाह से देखते हैं, एक सेल्फ हेल्प की बात आ जाती है कि उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, और आउटसाइड द स्टेट अनार्की एग्जिस्ट करती है। सो इस कंसेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम समझें कि इंटरनेशनल क्या है, जो चीज़ नेशनल नहीं है वो इंटरनेशनल है, और जो चीज़ इंटरनेशनल है वो नेशनल नहीं है। सो इनसाइड आउटसाइड की डाइकोटमी से या इस डिस्टिंक्शन से हम सॉवरेनिटी को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सॉवरेनिटी है वो गिवन नहीं है, वो इनसाइड आउटसाइड की ये जो डिस्टिंक्शन की वजह से सॉवरेनिटी को रीप्रोड्यूस किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। ये जो है रॉब वॉकर मानते हैं कि सॉवरेनिटी क्रिएट की जाती है, इसको रिप्रोड्यूस की जाती है स्टेट के द्वारा, बार बार ये चीज़ बताते हुए कि नेशनल क्या है, इंटरनेशनल क्या नहीं है, हमारे इंटरनल मैटर क्या है, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। स्टेट इसी सी नेशनल इंटरनेशनल की डाइकोटमी को यूज़ करते हुए कई सारे फैक्ट्स और इवेंट्स को जो है साइलेंस कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, स्टेट ये चूज़ कर सकती है कि कौन सी कंट्रीज़ में अगर किसी सिटीज़न के कत्ल हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही है, क्या उनमें इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे स्टेट कहेगी कि ये उनका एक अंदरूनी मामला है, ये इंटरनल अफेयर्स है उनका, इसलिए हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो रॉब वॉकर ये मानते हैं, जबकि एक कंट्री में ये क्षमता भी है कि वो दूसरे लोगों को बचा सकता है, लेकिन क्योंकि सॉवरेनिटी का इशू रेस करके, ये इनसाइड आउटसाइड का मैटर क्रिएट करके ये जो है वो बच निकलते हैं, जहाँ वो इंटरवीन नहीं करते हैं, जहाँ फिर वो ज़्यादा ही इंटरवीन करते हैं। तो सॉवरेनिटी के इशू को हमें इस तरह से समझना चाहिए, जिसमें कुछ फैक्ट्स और इवेंट्स को लेकर स्टेट इन्वॉल्व होती है, जहाँ इन्वॉल्व नहीं होती है। सो नेक्स्ट इसमें यूनिवर्सल अल्टरनेटिव की बात की जाती है कि अगर हम इनसाइड आउटसाइड को रिमूव करें, मान लीजिए हम सॉवरेनिटी को किसी तरह से ख़त्म करना चाहे, जहाँ हम कहें कि स्टेट की सॉवरेनिटी की हम बात नहीं करते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसके लिए दूसरे थ्योरिस्ट अल्टरनेटिव देते हैं, जिसके साथ पोस्ट मॉडर्निस्ट तो डिसएग्री करता है। जैसे वो कहते हैं कि हम स्टेट के वर्ड को या स्टेट को रिप्लेस कर सकते हैं बाय ग्लोब, हम सब कुछ यूनिवर्सल कर देते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सिटीज़न, एक ही ग्लोब के सिटीज़न हैं, एक ही कंट्री की बात, एक ही ग्लोब की बात करते हैं, उनके ही सिटीज़न की बात करते हैं। सो ग्लोब और यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म, कि अगर हम कुछ ग्लोब कर दें, ग्लोबल कर दें या यूनिवर्सल की बात करने लगे, मान लो हम सारे बॉर्डर मिटा देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ डिफरेंट और पर्टिकुलर चीज़ है जिसके अगेंस्ट हम एक यूनिवर्सल धारणा बिल्ड कर रहे हैं, हम एक ग्लोब बिल्ड कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो डिफरेंट और पर्टिकुलर होगा उसे फोर्स किया जाएगा कि वो भी चेंज हो जाए, वो भी यूनिवर्सल बन जाए, उसको फोर्स किया जाएगा कि वो भी यूनिवर्सल और ग्लोबल धारणा में जो है आ जाए, वो भी अपना स्वरूप जो है, अपना रूप जो है वो बदल ले। फॉर एग्जांपल, इसमें जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी जैसे जो आइडियाज़ हैं, अगर ये बताने की कोशिश करें कि ये ग्लोबल आइडियाज़ हैं और सबको अडॉप्ट करने ले चाहिए, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये जो आइडियाज़ हैं ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो आइडियाज़ हैं ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के आइडियाज़ हैं, तो इनको दूसरी कंट्रीज़ पर लागू कर देना यूनिवर्सल आइडियाज़ कहकर, ग्लोबल आइडियाज़ कहकर, तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो अपने आइडियाज़ हैं, उसको सप्रेस कर दिया जाएगा, साइलेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो भी यूनिवर्सल बने। तो यहाँ पर ये गलत है, यूनिवर्सल अल्टरनेटिव की बात यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म वाले मानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ऐसे यूनिवर्सल डिस्कोर्स दोबारा जो वेस्ट का आइडिया है, जो वेस्ट की हेजेमनी है, उसको रीइंफोर्स करेगा। तो बिल्कुल वो डिसएग्री करते हैं इस यूनिवर्सल और ग्लोबल आइडिया को लेकर। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी और फॉरेन पॉलिसी के इशू को लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म क्या समझती है। तो ट्रेडिशनली फॉरेन पॉलिसी कैसे देखी जाती थी
कि फॉरेन पॉलिसी क्रिएट की जाती है ताकि वो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, स्टेट को प्रोटेक्ट करे। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक्चुअली स्टेट की आइडेंटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वो स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, स्टेट की आइडेंटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्टेट के द्वारा नहीं बनाई जा रही, यानी फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं, स्टेट फॉरेन पॉलिसी क्रिएट नहीं कर रही है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी स्टेट को क्रिएट कर रही है, उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रही है। फॉरेन पॉलिसी में जब बातें की जाती है कौन से डेंजर्स है, कौन से थ्रेट्स है, कौन से चैलेंजेस है, तो वो एक स्टेट को क्रिएट करती है, वो स्टेट की आइडेंटिटी को बनाती है, उसे प्रोड्यूस करती है। इसकी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यूरोपियन यूनियन में ये डिबेट चल रही थी कि टर्की को यूरोपियन यूनियन का मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम कंट्री है। तो इसमें क्वेश्चन ये रेस किया जाता था कि अगर टर्की मान लीजिए यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन भी जाते हैं, तो क्या एक ही टाइम पर पॉसिबल होगा कि एक ही कंट्री के लोग एक टाइम पर यूरोपियन भी है और मुस्लिम भी है? क्योंकि यूरोपियन का आइडिया ये डिफरेंट है, सिविलाइज्ड कंट्री, क्रिश्चियन डोमिनेट कंट्री, ठीक है। लेकिन अगर हम टर्की को ऐड कर देंगे, मुस्लिम को ऐड कर देंगे, तो इसमें जो है ये जो आइडिया कैसे होगा, एक टाइम पर यूरोपियन और दूसरे टाइम पर मुस्लिम भी है, कैसे होगा प्रमोट? तो इसमें कुछ इम्प्लीकेशन होगी। अगर यूरोपियन यूनियन टर्की को ऐड करती है नहीं करती, ये पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें जो ये डिबेट चल रही है, इसमें वो टर्की की आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, यूरोप की आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन की होगी, वो डिफाइन कर रहा है यूरोप का आइडिया क्या है, यूरोप क्या है और इसमें टर्की क्या है। तो टर्की और यूरोप का आइडिया जो गिवन नहीं है उसको क्रिएट किया जा रहा है, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है उसके आइडिया को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको एक आइडेंटिटी दी जा रही है कि देखो यूरोप जो होता है वो एक सिविलाइज्ड कंट्री है, वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, वाइट की कंट्री है। टर्की जो है देखो एक मुस्लिम कंट्री है और यूरोप के मुकाबले वो इतनी सिविलाइज भी नहीं है। तो इस तरह से ये जो आइडिया क्रिएट किया जा रहा है, ये जो आइडेंटिटी क्रिएट की जा रही है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें एक आइडिया आता है जिसको कहते हैं आइडेंटिटी एज परफॉर्मेटिव। इस आइडिया को जुडिथ बटलर ने दिया था। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी की कोई ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस नहीं होती है। कोई भी कंट्री की जो हमें छवि बताई जाती है वो ऑब्जेक्टिवली वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो डिपेंड कर रही है डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस में, आपसी वार्तालाप में, डिस्कशन में, ठीक है, डिबेट्स में। उसको कैसे नाम दिया जाता है, उसकी कैसी आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है। तो आइडेंटिटी को अगर अपनी रियलनेस को बनाए रखना होगा तो उसको बार बार रिप्रोड्यूस करना होगा, बार बार बताना होगा कि यूरोप का मतलब क्या है, अमेरिका का मतलब क्या है, अफ्रीका का मतलब क्या है। बार बार रिप्रोड्यूस किया जाता है फॉरेन पॉलिसी में आइडेंटिटी को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जांपल, जैसे हम टर्की की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप में जो है टर्की को ऐड करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन की टर्की की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल नए तरीके से बिल्ड नहीं करनी पड़ेगी। ऑलरेडी टर्की की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती होगी, यूरोप की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती होगी। जैसे इतिहास में ही यूरोप को जो माना जाता है कि वाइट सिविलाइज्ड क्रिश्चियन कंट्री है, वो यहाँ पर इनफ होगा। हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन को ही यूज़ किया जाएगा यूरोप की आइडेंटिटी को रिप्रोड्यूस करने के लिए और टर्की की आइडेंटिटी को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो बटलर यहाँ पर ये कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्रिएट ही इसलिए की जाती है ताकि जो आइडेंटिटीज प्रोड्यूस की जा रही है उसको किसी तरह से जस्टिफाई किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर टर्की को ऐड नहीं करना है, टर्की को ऐसी आइडेंटिटी दी जाएगी कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये यूरोप का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि यूरोप एक हिस्टोरिकली वाइट सिविलाइज्ड क्रिश्चियन कंट्री है। सो ये जो आइडेंटिटी प्रोड्यूस की जाती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन बनते होंगे आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ कंट्रीज़ को डोमिनेट भी कर सकते हैं और दूसरी कंट्री को मार्जिनलाइज भी कर सकते हैं, सिर्फ उनकी आइडेंटिटी को इस तरह से क्रिएट करके। तो फॉरेन पॉलिसी जो है आइडेंटिटी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और जस्टिफिकेशन है उस आइडेंटिटीज़ के लिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि वो कंट्री जो है बारबरिक है, अनसिविलाइज्ड है, प्री मॉडर्न है, ऐसी बातों से। इसके साथ आइडेंटिटी एज परफॉर्मेटिव की ये जो थ्योरी है डेविड कैम्पबेल भी देते हैं। उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है राइटिंग सिक्योरिटी, यूनाइटेड स्टेट फॉरेन पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, जो 1992 में पब्लिश होती है। जिसमें इस बुक में वो दो फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। एक फॉरेन पॉलिसी जो कैपिटल एफ से शुरू होती है, जो हम जरूरी जानते हैं कि जो स्टेट जो है दूसरी कंट्री के साथ
अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ पॉलिसी क्रिएट करती है, उसको हम जो है फॉरेन पॉलिसी कैपिटल एफ से कहेंगे। और डेविड कैंपबेल कहते हैं कि एक और फॉरेन पॉलिसी होती है जो स्मॉल लेटर एफ से शुरू होती है। वो पॉलिसी जो है स्टेट अपने विद इन द स्टेट, अपने स्टेट के अंदर किस तरह से जो है वो मेंटेन करता है अपने आप को, ठीक है, अपने साथ जो उसके रिलेशन है कैसे मेंटेन करता है, उसको हम फॉरेन पॉलिसी जो स्मॉल लेटर से हैं उसे कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई पॉलिसी अपनी कंट्री में विद इन अपनी स्टेट में ये पॉलिसी लेकर आती है कि मिलिट्री रोल के लिए वुमेन जो है वो अनफिट है, ठीक है, वो नहीं मिलिट्री रोल के लिए फिट बैठती, या फिर हम ये कहते हैं कि जो होमोसेक्सुअल है वो जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी का, नेशनलिज्म का आइडिया, जो हमारी नेशनल सेंस है उसमें वो फिट नहीं बैठता ये होमोसेक्सुअल, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंट्री अपनी ही कंट्री में कुछ पॉलिसीज़ को क्रिएट करती है जो उसको डिफ़ाइन करती है, ठीक है। तो हमें डेविड कैंपबेल कहते हैं आइडेंटिटी एज परफॉर्मेटिव में हमें दोनों फॉरेन पॉलिसी को समझना होगा। हमें सिर्फ बाहरी फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझना होगा कि यूरोपियन यूनियन जो है टर्की को कैसे डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के विद इन जो उसके जो पॉलिसीज़ चल रही हैं वो कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको, ये भी समझना होगा फॉरेन पॉलिसी को। सो बोथ टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पॉलिसी है जो एक्चुअली बॉर्डर क्रिएट करती है किसी कंट्री को, और एक फॉरेन पॉलिसी है जो सिंबॉलिक बाउंड्रीज क्रिएट कर रही है, ठीक है, किसी कंट्री को डिफ़ाइन करने के लिए। जो बाउंड्रीज हमें कहीं दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो सिंबॉलिक है कि ये कंट्री सिविलाइज्ड है, ये कंट्री क्रिश्चियन है, ये कंट्री स्वाइट है, तो ये एक सिंबॉलिक बाउंड्रीज होगी। तो हमें इन सिंबॉलिक बाउंड्रीज को समझना होगा, दोनों फॉरेन पॉलिसी को समझना होगा, तभी हम कंट्री की जो आइडेंटिटी है उसको समझ सकेंगे। तो अभी तक जो हमने पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में समझा, आपको एक बात क्लियर समझ में आई होगी कि पोस्ट मॉडर्निज़म इंटरनेशनल रिलेशन के अफेयर को जो है ईज़िली नहीं समझते हैं, उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, जिसमें वो आइडेंटिटी कैसे क्रिएट की जाती है, कि यूरोप का आइडिया क्या है, अमेरिका का आइडिया क्या है, उस पर बहुत फोकस करते हैं। ये फोकस करते हैं कि जो वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, जो टेक्स्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में बात करते वक्त, किसी स्टेटमेंट में या कोई तरह की डेक्लरेशन में, उनमें कौन से इश्यूज़ को जो है साइलेंस किया जाता है, किन को मार्जिनलाइज किया जाता है, किन को बुला दिया जाता है, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टेट तो इम्पोर्टेंट है ही, स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे कंडक्ट करता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए। ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये आपको रियलिज़म या लिबरलिज़म की तरह आपको ये थ्योरी आसान नहीं लग रही है कि इसमें साफ साफ बातें नहीं की जा रही कि वार क्यों होते हैं, ठीक है, स्टेट अपने आप के इंटरेस्ट प्रमोट करती है, पावर के लिए भागती है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा फोकस टेक्स्ट को लेकर करते हैं, आइडेंटिटी को लेकर करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर करते हैं। तो मैंने इसको काफ़ी आसान करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा लेक्चर कि इसमें बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म इंटरनेशनल रिलेशन को किस तरह से देख रहे हैं। तो होपफुली ये थ्योरी समझ आई होगी। इसके साथ ही हम अलविदा रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।